नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त बड़ी खबर कश्मीर से, जहां कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की संख्या 152 हो गई है। जम्मू कश्मीर में 32 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इस बीच। और साथ ही ये भी बता दें कि राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या कुल 184 हो गई है। कश्मीर से खबर है, जहां कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की संख्या 152 हो गई है। जबकि जम्मू कश्मीर में 32 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 184 हो गई है। यूपी से अगली खबर है, जहां जौनपुर में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एक सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। ये मशीन शेल्टर होम, डॉक्टर और पुलिस की मदद कर रही थी। ये मशीन फुहारों से सैनिटाइजर का छिड़काव करके लोगों को सैनिटाइज करती है, जिससे घर से बाहर निकलने वाले और कोरोना के मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को बचाव में काफ़ी मदद मिलेगी। इस मशीन को इलाके के एक लड़के ने महज 24 घंटे में तैयार करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खबर, जहां एक मोबाइल हैंड वॉश सिस्टम लगाया गया है, जिसमें राह चलते लोग भी अपने हाथ धो सकते हैं। इसमें एक छोटी सी गाड़ी पर 2 पानी की टंकियों के साथ 2 वॉश बेसिन बनाए गए हैं और इसमें साबुन का इंतजाम भी किया गया है। इस मोबाइल वॉश बेसिन की गाड़ी को वाराणसी नगर निगम ने तैयार किया है। ये गाड़ी जहां से भी निकलती है, वहां पर तैनात पुलिस वालों को हाथ धोने की सुविधा मिल जाती है। इस मोबाइल वॉश बेसिन के आने से कोरोना से जंग में मुस्तैद पुलिस वालों को अपना काम ज्यादा सुरक्षित तरीके से करने में मदद मिल रही है। गुजरात के दाहोद में इंदौर से आए एक परिवार की 9 साल की बच्ची को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। बच्ची अपने दादाजी की मौत के बाद परिवार के साथ इंदौर आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे परिवार को क्वारंटीन करके कोरोना की जांच करवाई थी। इसके बाद जहां परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं 9 साल की बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसी के साथ दाहोद में कोरोना का ये पहला केस बताया जा रहा है। वहीं गुजरात के ही छोटा उदेपुर में 2 साल की एक बच्ची की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बच्ची के दादा हाल ही में दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, जिसके बाद हुई जांच में वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसी के बाद उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन कर चेकअप कराया गया, जिसमें बाकी लोग तो स्वस्थ निकले, लेकिन नन्ही बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुजरात में अब कोरोना से संक्रमित बच्चों की संख्या 3 पहुंच गई है। वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और कोरोना से निपटने में जिस तकनीक का वहां पर इस्तेमाल किया गया उसकी तारीफ की है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से दक्षिण कोरिया की तरफ से ख्याल रखा गया था, उसके बाद अब वहां पर पहले के मुकाबले जो मामले हैं कोरोना के, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इस तकनीक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर उसकी तारीफ की है और साथ ही दक्षिण कोरिया ने भी भारत के प्रयासों की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लॉकडाउन खत्म करने पर बीच का रास्ता निकाले जाने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार में सभी जगहों पर लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला पीएम करें। सर, लॉकडाउन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि जो उन्हें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दर्शाता है कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं किया जा सकता। जो बात आप कर रहे हैं वही हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है और हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कहते हैं गए हुए थे और उन्होंने भी पार्टी की तरफ से जो अपना सुझाव रखा, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि यदि एक ही बार यदि आप लॉकडाउन ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि ये महामारी को जो है भीषण रूप से जो है और फैलने का डर रहेगा, इसलिए उसको तो जो है सो नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि ज़्यादा दिन तक आप लॉकडाउन को रख भी नहीं सकते हैं, चूँकि गांव के बगल में ही कैंप है, लेकिन हर गरीब चाहता है कि अपने घर में हम जाएं, रात के अंदर में रहना नहीं चाहता है। तो इस परिस्थिति में जो है जो फेज वाइज है बीच का रास्ता निकालना चाहिए।
और इधर मुंबई के वर्ली इलाके में NSCI यानी नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के स्टेडियम में 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। वर्ली इलाका मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है। कल आए 108 मामलों में सबसे ज्यादा मामले वर्ली से आए हैं, जिसके लिए BMC ने एहतियातन रात भर में ही 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल बनाया है। उत्तराखंड की टिहरी से खबर है, जहां कोरोना को हराने के लिए प्रशासन छोटी बस्तियों और उन इलाकों में अपनी टीम भेज रही है जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये टीम लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने की सलाह दे रही है और सावधानी बरतने के तरीके भी बता रही है। ये टीम शक होने पर लोगों की जांच भी कर रही है। साथ ही उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांटे जा रहे हैं। इस बीच बीमार लोगों की भी एक लिस्ट तैयार की जा रही है और उन्हें दवाइयां बांटी जा रही हैं। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने सील किए गए इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से जरूरी सामान के लिए परेशान नहीं होने की अपील की। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए 22 हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया है। इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है और जरूरी सामान की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। ऐसे में प्रशासन ने दूध, दवा और सब्जियां समेत दूसरा जरूरी सामान घर पहुंचाने का भरोसा दिया है कि किसी प्रकार के कोई पैनिक या किसी प्रकार का कुछ भी घबराए नहीं। उनको सब सामान उनके डोर टू डोर स्टेप पे मुहैया कराई जाएंगी और जो गाड़ियों का टाइमिंग रहेगी वो 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक या 12:30 बजे तक गाड़ियों की डिलीवरी रहेगी। पर डे गाड़ियाँ और सब नंबर पेपर में हर जगह फ्लैश किए जा रहे हैं। किसी प्रकार के कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। हर जगह पे फल सब्जी हर चीज़ की सुविधाएँ मिलती रहेंगी। इस बीच अहम खबर ये कि मुंबई के धारावी में लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में अब धारावी इलाके में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करनी शुरू कर दी है। ड्रोन की मदद से पुलिस को उन इलाकों की पहचान करना आसान होगा जहां भीड़ जुट रही है। ड्रोन की मदद से पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी शुरू कर दी है। तो ड्रोन मददगार जरिया बन रहा है उन लोगों को चिन्हित करने का जहां पर लोग लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने अब इस जरिए से लगातार उन इलाकों को चिन्हित करने की कोशिश की है जहां पर इस तरह की गतिविधि हो रही है, लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मणिपुर में लोकताक झील के छोटे छोटे टापुओं पर रहने वाले लोगों तक भी मदद पहुंचानी शुरू कर दी गई है। झील में बसे बिशुनपुर जिले के इस गाँव के लोगों तक ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने कई नावों से राशन पहुंचाया। इस गांव में लगभग 280 परिवार रहते हैं जो लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से कट गए हैं। स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने गांव में बसे लोगों को चावल, सब्जियां, सूखी मछली और तेल मसाले बांटे और सरकार से मणिपुर के पिछड़े इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की। Today we are bringing some essential commodity item to them and distributing to them so that at least they can go for their livelihood. And we also appeal to the present government that to take special measures for this kind of people who were residing in different part, who were helpless due to the lockdown, and take a preventive measure for them. यूपी के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सरकार कोरोना से निपट रही है। सामान पहुंचाने के लिए डोर टू डोर वाहनों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान उन्होंने तबलीग जमात से जुड़े लोगों से जांच के लिए सामने आने की अपील की है। तो ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है जिसमें लगातार यूपी गवर्नमेंट एक्शन में है। सूचना का प्रश्न है। अब तक तबलीगी जमात के अंतर्गत भी काफी मात्रा में कार्रवाई करके काफी संख्या में लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। एक सूचना जो है अभी तबलीगी जमात के संदर्भ में डीजीपी साहब ने जरूर दी है और उन्होंने सभी अपील की है सब तरफ कि जहां भी कोई भी तबलीगी जमात का व्यक्ति अगर रह गया है तो वो स्वयं सामने आ जाए। ये जो भी व्यक्ति जिनके घर पे वो रह रहे हैं वो सामने आ जाएं, जिससे कि आगे उनको खोजकर उनकी जो है क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जो 15 जनपद चिन्हित किए गए हैं, इसके कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, वो इस आधार पर हैं जहां पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। और जैसा आप जानते हैं इसका संक्रमण जो है बहुत जल्दी होता है और कांटेक्ट से होता है, इसलिए ये संभावना बनी हुई थी कि अगर लोग आवागमन वहाँ करेंगे उस क्षेत्र में तो वो फैलने का अंदेशा पैदा हो गया था।
इसलिए तय किया गया कि वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन इस तरह का किया जाए कि ना वहाँ कोई जाए और ना वहाँ से कोई बाहर आए, और जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको डोर स्टेप पे पहुँचाया जाए। जयपुर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मरीजों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने में जुटे 2 झोलाछाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जयपुर के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग डॉक्टर बनकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जयपुर के मानपुर और सिकराय इलाकों में छापेमारी की। पुलिस के आने की खबर पाकर दोनों झोलाछाप डॉक्टरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय ऐसे समय सामने आई है जब लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों पर है। ऐसे में जयपुर के ग्रामीण इलाकों में ये झोलाछाप डॉक्टर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने इनके लिए दबिश डाली, लेकिन इस दौरान भी इन्होंने भागने की कोशिश की, जिन्हें दौड़ाकर पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। असम में पिछले 36 घंटों में एक भी कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आया है। इसके साथ ही घरों में क्वारंटीन किए गए करीब 75,900 लोगों को भी छोड़ दिया गया। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे अपनी कामयाबी बताया है। राज्य में इससे पहले कोरोना के 7 अप्रैल को केस आया था जो सऊदी अरेबिया से असम गया था। असम में अब तक कोरोना के कुल 28 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 27 लोग तबलीगी जमात में शामिल होकर असम पहुंचे थे। उत्तराखंड की पौड़ी से खबर है, जहां कोरोना के कहर के बीच शहर की सफाई की जिम्मेदारी निभा रहे सफाई कर्मचारियों का इलाके के लोगों ने सम्मान किया। लोगों ने सफाई कर्मचारियों को फूलमाला पहनाई और तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। सफाई कर्मचारी भी लोगों से मिल रहे सम्मान को पाकर खुश दिखे। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सीएम योगी से मुलाकात कर उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। डॉक्टर जगदीश गांधी ने ये रकम कोरोना से राहत और बचाव के लिए दान की। इससे पहले डॉक्टर जगदीश गांधी ने कोरोना से प्रभावित जरूरतमंदों के खाने के लिए 50 लाख और एलडीए की जनता रसोई के लिए 20 लाख रुपए की रकम दान कर दी। डॉक्टर जगदीश गांधी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अब तक 1 करोड़ 90 लाख रुपए दान कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना पर मचे कोहराम के बीच पाकिस्तान की एक और करतूत का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान कोरोना से निपटने के उपायों पर किसी भी तरह की चर्चा आधिकारिक तौर पर सार्क सचिवालय की अगुवाई में करवाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सार्क देशों की व्यापार से जुड़े अधिकारियों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पिछले महीने पीएम मोदी की पहल पर सार्क देशों ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एक फंड बनाया है, जिनमें सभी सदस्य देशों ने मदद की है। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार कोरोना पर भारत की कोशिशों और प्रस्तावों में अड़ंगा लगाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि अगर कोरोना पर चर्चा आधिकारिक तौर पर सार्क सचिवालय के जरिए होगी तो उसमें सार्क के नियम लागू होंगे। नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, एक और हालात बुरे हैं लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। देखिए, बिल्कुल, और आपको याद होगा कि सार्क की सबसे पहले जब बैठक की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तभी पाकिस्तान की तरफ से पहले तो वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया था, और उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, उन्होंने भी कश्मीर का जिक्र कर कहीं ना कहीं कोरोना से के खिलाफ जो लड़ाई को लेकर ये खास बैठकें आयोजित हो रही हैं, उसकी मंशा पर तभी सवाल पैदा कर दिया था पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि सार्क सचिवालय के अंतर्गत बैठक हो, लेकिन भारत का ये मानना है कि अगर सार्क सचिवालय के चार्टर के तहत ये बैठक होगी तो पाकिस्तान अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा। और इसी मकसद के तहत कल जो व्यापार से जुड़े अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया, और ये आरोप लगाया है पाकिस्तान ने कि भारत जो है इस मसले पर एक फायदा लेना चाहता है। लेकिन भारत का सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, उसको सिविल अथॉरिटीज़ और फायर ब्रिगेड के द्वारा कराया जा रहा है, और आज सुबह से ही हम और डीएम दोनों ही क्षेत्र में जाकर इस लोगों से वेरीफाई कर रहे हैं कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो दूध की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है, वो उन तक पहुंच रही है या नहीं। सरकार के प्रशासन के पास सभी के लिए सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आत्म संयम रखें
समय से सबके पास सब कुछ पहुंचेगा। पर्याप्त मात्रा में सब जी, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ मौजूद है, व्यवस्थाएं उसके लिए पर्याप्त हैं। थोड़ा संयम की सभी को आवश्यकता है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे नोएडा के कमिश्नर, जिनका साफ कहना था कि लोगों को थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। नोएडा में सभी कुछ ज़रूरी है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। केरल के मल्लपुरम के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज को छुट्टी मिल गई। तिरूर शहर का 46 साल का यह आदमी कोरोना का इलाज करवाकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला शहर का दूसरा ऐसा मरीज है। मुस्तफ़ा नाम का यह आदमी कुछ दिन पहले ही दुबई से केरल लौटा था और जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद 28 मार्च से अस्पताल में आइसोलेशन में ही इसका इलाज चल रहा था। कोरोना की वजह से परेशान दिल्ली और एनसीआर के बेघर और जरूरतमंद लोगों को केटरिंग सर्विस कंपनी सीसीआई हर दिन 15,000 खाने की थाली तैयार करवा रहा है। लॉकडाउन के बाद से बेघर और दिहाड़ी मजदूरों के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई, जिसके लिए सीसीआई हर दिन 15,000 खाने की थालियां तैयार कर उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। झारखंड में कोविड-19 के 9 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 40 ऐसे लोगों की पहचान की है जो कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आए थे। 9 नए मामलों में 5 लोग एक ही इलाके के हैं और कोरोना पॉजिटिव एक महिला के ही रिश्तेदार हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम इन सभी का खास टेस्ट करवाने निकली है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 10वीं के एक छात्र ने घर पर रखे कबाड़ से जुगाड़ कर घर के गेट पर ही सैनिटाइजेशन टनल बनाया है। आयुष नाम के छात्र ने लोगों को सैनिटाइजेशन की सुविधा देने के लिए घर में पड़े कबाड़ और प्लास्टिक पाइप के जरिए सैनिटाइजर टनल बनाया है। जुगाड़ से बने इस सैनिटाइजिंग टनल का उपयोग आम जनता से लेकर पुलिस के जवान तक कर रहे हैं। छुट्टियों के समय का उपयोग करते हुए घर में पड़े कुछ सामानों से ये सैनिटाइजिंग टनल बनाया, जिसे बनाने में मुझे 2 घंटे का समय लगा। इसमें हमने एक मैट लगाया है जिसके नीचे प्रेशर स्विच सिस्टम से लगा है, जिसके ऊपर कोई खड़े होता है तो यह चालू होता है और हटने से फिर तुरंत बंद हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पावटा साहिब के एक स्कूल में क्वारंटीन किए गए 35 लोगों में से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना का ये मरीज तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटा था और एक मस्जिद में रह रहा था, जिसकी पहचान कर पुलिस ने उसके साथ 34 और लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया है, जिसमें से अब एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना के मरीज को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस में होगा। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब इस पैकेज का इस्तेमाल किस तरीके से होगा और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, केंद्र सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी 24 तारीख को इस बात का इशारा किया था कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य सरकारों को सहायता राशि दी जाएगी और एक बड़ी रकम होगी। लेकिन आज इसका अनाउंसमेंट हुआ और जिसमें 4 साल का लंबा प्लान तैयार किया गया है। शुरुआत में 7774 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा ये शुरुआती दौर में, और उसके बाद अगले 4 साल तक जो बाकी बचे रकम है यानी कि 7226 करोड़ रुपए लगभग, वो उसका अगले 4 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल जो कोविड-19 से लड़ाई में इस मुहिम में शामिल तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर डॉक्टरों की नियुक्ति है या फिर अस्पताल है, नए कोविड हॉस्पिटल खोलने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी रकम राज्य सरकारों को पहले ही दी जा चुकी है, जिसमें 4113 करोड़ रुपए पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। लेकिन अब 15,000 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। जी रवि। छठी क्लास की एक छात्रा ने कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपनी गुल्लक में जमा सारे पैसे पीएम केयर्स फंड में दान दे दिए। प्रतिमा नाम की ये बच्ची हमीरपुर के एक गांव के स्कूल में पढ़ती है और कई महीनों से अपनी गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी। जब इसने टीवी और रेडियो पर प्रधानमंत्री के दान देने की अपील को सुना तो अपने पिता के साथ एसडीएम के पास पहुंच गई। बच्ची के इस सहयोग पर एसडीएम ने भी खुशी जताई और
गुल्लक से निकले 1442 रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा करा दिए। मेरी गोलक में जो रुपए मैंने 1 साल करीब से इकट्ठे किए हैं वो मैं एसडीएम साहब सरीला के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में पहुंचाना चाहती हूँ। मुंबई के जिन इलाकों को लॉकडाउन में सील किया गया है वहां पर लोगों को नकद रुपयों की किल्लत से बचाने के लिए मोबाइल एटीएम लाए गए हैं। कांदीवली चारकोप के जिस इलाके को पुलिस ने सील किया था वहां बीएमसी के कहने पर एक बैंक ने मोबाइल एटीएम लगाया और इलाके के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस मोबाइल एटीएम में ड्राइवर के साथ एक कर्मचारी भी है जो मशीन के सैनिटाइजेशन के लिए इसे लगातार खुला नहीं छोड़ता है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच कोलकाता में आरपीएफ के जवान बेघर लोगों को खाना खिला रहे हैं। आरपीएफ के जवान अपने पास से पैसा इकट्ठा कर खुद ही सामान लाते हैं, अपने हाथों से ही खाना पकाकर बेघर लोगों को खिलाते हैं। खाना बांटने के दौरान आरपीएफ के जवान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आरपीएफ के जवान खुद खाना बनाकर बेघर लोगों में बांट रहे हैं। झारखंड के हल्द्वानी से खबर है, जहां लॉकडाउन के बीच यहां की थाल सेवा संस्था गरीब और बेसहारा की मदद करने में जी जान से जुटी है। ये संस्था गरीब परिवारों का पेट भरने के काम में लगी हुई है। थाल सेवा संस्था 2 वक्त का खाना बनाकर ऐसे लोगों को परोस रही है जो इस समय दाने दाने को मोहताज हैं। आम दिनों में ये संस्था गरीबों को 5 रुपए प्रति थाली में खाना खिलाती है, लेकिन फिलहाल ये उनके लिए बिल्कुल मुफ्त का खाना बांट रही है। इतना ही नहीं, 9 सदस्यों की ये टीम जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का भी काम कर रही है। हम लोगों ने ये सेवाएं प्रशासन और शासन के कहने पे चालू करी थी। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों ने यहाँ पैकिंग सिस्टम बना दिया है। पैकिंग सिस्टम से मतलब है कि जो लोग हम यहाँ 1800-2000 लोगों की रोज़ वहाँ जाके मदद करते थे घरों पे जाके, लेकिन अब प्रशासन के कहने पे हम लोगों ने जितने पिकेट्स बना रखे हैं यहाँ पर प्रशासन ने, उनके वहाँ हम 40-50 पैकेट छोड़ दिया करते हैं, जिससे वहाँ पे नीडी आके वहाँ से उठा लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तब भी खाना बांटते थे, अभी भी खाना बांटते हैं, बट अभी हम लोग बहुत प्रिकॉशंस के साथ करते हैं सब कुछ। पर जिन लोगों के पास खाना नहीं पहुँच पाता उनके तरफ पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी संस्था की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन के हालात का जायजा लेने के लिए डीआईजी विवेक राज सिंह खुद ही साइकिल लेकर सड़क पर निकल पड़े। आधी रात के बाद डीआईजी ने छतरपुर से नौगांव तक 23 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया और पुलिस की हर नाकेबंदी का निरीक्षण किया। नगर के होटलों में भी जो होटल पहले से अधिकृत किए गए थे प्रशासन की तरफ से, उनमें क्वारंटाइन किया गया है। जी, परिवार में कितने सदस्य हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है? देखिए, उनके परिवार में वो स्वयं खुद हैं, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी पुत्रवधू और उनके बच्चे, जितने भी परिवार के लोग थे वो सबको पूरे परिवार सहित सिसोली गांव में ही उनका आवास है, उन्हीं में उसी घर पर ही, उनके आवास पर ही होम क्वारंटाइन किया गया। क्या आगे कुछ और लोगों को भी, सिसौली गांव के कुछ और लोगों को भी क्वारंटीन किया जा सकता है? लगातार पूरा प्रशासनिक स्तर से लगातार उनको क्वारंटाइन करने का जारी है। और मुजफ्फरनगर के जो होटल है, एक रोडवेज बस अड्डे पर होटल है जहां पर 9 लोगों को लाया गया है। उसके अलावा 14 लोगों को जो उनके आसपास घर थे, जो उनसे मिले थे उस महिला से, उन लोगों को भी इसी होटल है महावीर चौक पर, यहाँ पर उनको क्वारंटाइन कराया गया। शुक्रिया विनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी। दिल्ली के पास नोएडा में एक ही परिवार में कोरोना के 4 संदिग्ध मिले हैं। नोएडा में सेक्टर 15 के नयाबास इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद पूरे परिवार को लोगों को जांच के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस परिवार के लोग नोएडा सेक्टर 8 में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा में कोरोना के 4 संदिग्ध और मिले हैं। नयाबास इलाका जहां पर ये संदिग्ध मिले हैं और जानकारी मिल रही है कि सेक्टर 8 में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों से ये संपर्क में थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी राज्य सरकार के निर्देशों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से घर में ही शब बारात मनाने को कहा है। सभी मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं और कई पर एक नोटिस भी दिखाई दे रहा है। मस्जिदों पर लगे नोटिस में कोरोना वायरस की वजह से घर में ही शब बारात मनाने की अपील की गई है। इसके अलावा लॉकडाउन में पुलिस की कड़ाई के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। प्रशासन का कहना है कि लोग जितना कम बाहर निकलेंगे उतनी ही जल्दी कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर भी सख्ती दिखाई है और लोगों को मदद करने वालों के लिए मदद करने से पहले अपना हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य परीक्षण करवाना जरूरी कहा है। पूरी तरीके से सील किया गया है। वहां पर आवश्यक वस्तुएं लोगों के घरों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, इन तमाम बातों को लेकर इस वक्त सीएम योगी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने टीम 11 के साथ बैठक की थी और उसमें भी समीक्षा की गई थी कि सरकारी इंतजामात पर्याप्त हैं या कुछ और कदम उठाए जाने की भी ज़रूरत है। इसके बाद अब वो ज़िलेवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं कि किस ज़िले में क्या हालात बने हैं और वहाँ पर सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुँच पा रही हैं नहीं पहुँच पा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो कुछ कदम उठाए गए हैं, लैब बढ़ाने की बात कही गई है, इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर्स को बढ़ाने की बात कही गई है और जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उन तक उचित इलाज पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, इन तमाम बातों की समीक्षा इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो एक्शन मोड में है सीएम। सुबह से लेकर शाम तक उनकी तरफ से बैठकों का दौर चलता रहता है और इसी कड़ी में इस वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं डीएम के साथ। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए देश में सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए जरूरी सभी दवाएं और उपकरण पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और आगे भी इनकी कमी नहीं होने दी जाएगी। HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज़ और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्रॉपर लेवल पर हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को HCQ की ज़रूरत है उतनी सफिशिएंट क्वांटिटीज़ एज एंड व्हेन जब ज़रूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है। आज जितनी क्वांटिटीज़ चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं। फ्यूचर में जितनी क्वांटिटीज़ की प्रोजेक्शन हो सकती है उसका पूरी प्लानिंग करके 100% तरीके से गवर्नमेंट HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन के बारे में सक्षम है। PPEs, मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जैसे कि उसमें ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस देश में PPEs के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। 1.7 करोड़ PPEs के अब तक ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं और जिसके तहत सप्लाईज भी आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 49,000 वेंटिलेटर्स के भी ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके तहत कि हम हॉटस्पॉट्स या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में हैं वहाँ पर हम लैब सैंपल्स को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। आंध्र प्रदेश की एक कंपनी ने कोरोना की सिर्फ 55 मिनट में जांच के लिए एक किट तैयार की है। इस किट से एक दिन में 20 सैंपल की जांच की जा सकती है। कोरोना की जांच करने वाली इस किट को विजयवाड़ा की कंपनी मेडटेक ने बनाया है और अगले हफ्ते तक ऐसी 10,000 किट तैयार हो जाएंगी। इस किट के बनने से कोरोना की जांच में तेजी लाई जा सकेगी, क्योंकि कोरोना की जिस जांच में पहले 3 दिन लगते थे उसे अब नई किट से केवल 55 मिनट ही लगेंगे। This is the kit is there. In this we will dilute this, lysate this and put sample in this kit. The kit ante just one minute. This kit will go. The kit ante we'll put in this and we'll put in the system. The system name of the 20 minutes. This will produce the RNA. We'll put in that machine. Then we'll get the बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना के
जो नए मरीज हैं उनकी संख्या 591 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए। और इस तरह जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो 5,865 तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब तक जो मौत हुई है उसका आंकड़ा है 169, जबकि 478 मरीज ठीक हुए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 591 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इस तरह जो कुल आंकड़ा है वो 5,865 तक जा पहुंचा है। यूपी के जौनपुर से खबर है, जहां किसानों पर एक तरफ कोरोना का खतरा तो दूसरी तरफ मौसम में बदलाव की वजह से दोहरी मार पड़ रही है। मौसम में अचानक बदलाव होने की वजह से किसानों को खेतों में खड़ी फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसान फसल की कटाई में जुट गए हैं और इस बीच पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवा रही है, लेकिन किसानों को लॉकडाउन की वजह से फसलों की कटाई में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है, एक तरफ कोरोना संक्रमण से लड़ना है, वहीं दूसरी तरफ जो खड़ी फसल है वो बर्बाद ना हो, इसकी चिंता भी किसानों को सता रही है। मौसम में अचानक जब वो घर गई तो उनके इलाके के कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये कह के कि वो कोरोना का इलाज करती हैं और वो अपने इलाके में कोरोना फैला देंगी। इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अब ये जो डॉक्टर्स और नर्सेज आज हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये लोग हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आज अगर डॉक्टर्स और नर्सेज काम करना बंद कर दें, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर्स और नर्सेज एक तरह से दो तरफ से मार झेल रहे हैं। एक तो वो अपनी जान दांव पे लगा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों के बीच में रह के वो हमारे ही घर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमारे ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों का इलाज कर रहे हैं। इससे उनको कोरोना हो सकता है। तो एक तो अपनी जान दांव पे लगा रखी है बेचारों ने, और दूसरा जब वो समाज में आते हैं तो उनको पीठ थपथपाने की बजाय, उनको शाबाशी देने की बजाय, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनके साथ इस किस्म की हरकत करते हैं। हमारे समाज को क्या हो गया है? हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज सुबह मेरी एलजी साहब की मीटिंग थी सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ।